हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेपर वन में मार्क्स कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट होंगे जिनकी 80s 90s 100 110 120 या 130 तक भी जाके मार्क्स जो है स्टक हो गए होंगे, वहाँ से मार्क्स इंक्रीज़ नहीं कर रहे होंगे। तो मार्क्स बेसिकली इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं हम स्पेसिफिकली अगर बात करें तो पेपर वन में, तो उस पर हम बात करेंगे। यहाँ तक कि आप देखेंगे 60 मार्क्स तक भी आपके ईजिली इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं तो उन सभी पे हम बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो फर्स्ट अटैम्प्ट मेरी CAPF की 2020 में थी, जहाँ पर आई स्कोर्ड ओनली 98 मार्क्स। ठीक है, GS में जो ऑफिशियल आए थे वो जस्ट 98 थे। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ 2021 की, तो जो ऑफिशियल मार्क्स हमारी आई थी वो उसमें थे 152.66 मार्क्स। ठीक है, अगर बात करते हैं 2020 की, तो रिज़ल्ट 8 फ़रवरी को आई थी 2021 में, और ये एग्ज़ाम अगस्त में थी। तो 5 मंथ्स में ऑलमोस्ट प्रिपरेशन की थी, और अगर आप देखेंगे एक अच्छा इंक्रीज़ आपको मार्क्स में दिखेगा। यहाँ तक कि अगर मैं CDS की बात करूँ, अभी तक मैंने ये यूट्यूब पे नहीं बताया, जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, बल्कि बहुत पहले हुआ था, बट ठीक है, वहाँ पर GS में जस्ट 8 मार्क्स आए थे, दैट्स इट, ओनली 8 मार्क्स, एंड इट वेंट एज हाई टू 60। ठीक है, 60 तक आए थे। तो अगर आप देखेंगे कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो अगर आप करते हैं तो मार्क्स में आपको इंक्रीज़ दिखेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या क्या हैं उन पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम वो सारी बातें नहीं करेंगे। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बुक लिस्ट NCERT क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना वो सारी चीज़ें पता होंगी। यानी कि अगर CAPF की बात करते हैं तो 80 90 100 110 तक आप ला पा रहे होंगे। उसको इंक्रीज़ कैसे करना है, 150 160s में कैसे जाना है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल एक अप्रोच की बात करता हूँ कि लेट से जैसे इंग्लिश की बात करते हैं, CDS में इंग्लिश की भी पेपर होती है, उसमें मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 51 मार्क्स आए थे, एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे इट वेंट एज हाई टू 78। बट अगर लेट से 51 को कि अच्छे मार्क्स नहीं है, वैसे 78 भी नहीं है अच्छे, तो इससे भी ज़्यादा लाते हैं लोग, तो 51 है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 51 आए, तो मुझे पता है कि मेरे मार्क्स कम है, तो अब मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, एक कोर्स खरीद लेना चाहिए और ग्रामर पढ़नी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट क्या वो सोल्यूशन होगा? आंसर इज़ नो। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आप लैग कहाँ कर रहे हैं। सबसे बड़ी इशू वहीं आती है कि आपको यही नहीं पता होता कि लैग कहाँ कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि ठीक है मेरी इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे, रैदर देन देखने कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, आप कोर्स खरीद लेते हैं या कहीं कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लिया या कोई बुक खरीद ली, वो सारी चीज़ें आप करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो आई रियलाइज दैट S1 एंड X6 के क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे। तो ये 3 एरियाज है जहाँ पे मुझे वर्क करना था, यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं आ रही थी, तो आई वर्कड ऑन दीज एरियाज, और उसकी वजह से आप देखेंगे मार्क्स में इंक्रीज़ हुआ। सेम मैनर में अगर हम GS की बात करते हैं तो GS में भी आपको अपने वीक एरियाज पता होने चाहिए। बिकॉज अगर आप अपने वीक एरियाज़ को पता नहीं कर पाएंगे, यानी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आप उन्हें फिक्स भी नहीं कर पाएंगे, और फिक्स नहीं कर पाएंगे तो मार्क्स इंक्रीज नहीं होगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। इसको किस तरह से करते हैं उस पर हम बात करेंगे अभी। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है CAPF में, तो लेट्स से 250 का मार्क्स है, तो आपने देखा होगा कि मार्क्स जो है यूजुअली 100 110 120 इस सभी के आसपास आके या 80s में आके स्टक हो जाता है। ठीक है, अगर आप रियलिटी में भी देखेंगे तो यही इतना ही मार्क्स है जो नॉलेज के बेसिस पे भी लाया जा सकता है। यानी कि एक थ्रेशोल्ड है, वेरी कर सकता है। कुछ कुछ स्टूडेंट के किन्हीं की थोड़ी ज़्यादा नॉलेज होगी तो 120 130s में जा सकते हैं, कुछ लोग 80s 90s में रहेंगे, बट एक थ्रेशोल्ड है, वहीं तक आप जा सकते हैं अपने नॉलेज के बेसिस पे। उसके बाद के जो मार्क्स होंगे वो आते हैं MCQ एप्टीट्यूड से। यानी कुछ क्वेश्चंस आप लॉजिक से सही करेंगे, लॉजिक गेस बेसिकली, एलिमिनेशन से सही करेंगे, कुछ इंट्यूशन से सही होंगे, कुछ तुक्के होंगे, उस तरह से आप क्वेश्चंस को सही कर दें और फिर आप वहाँ तक पहुँचते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ 152 आए थे, तो क्या सारी नॉलेज से आई थी? आंसर इज़ नो। ठीक है, तो बहुत सारे उसमें मतलब तुक्के ये सारी चीज़ें होंगी। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि MCQ एप्टीट्यूड डेवलप करना है। अब ये डेवलप कैसे होता है उसी पे हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो MCQ एप्टीट्यूड डेवलप करना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि MCQ आपको सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है, जितनी हो सकती है उतनी आपको सॉल्व करनी चाहिए। बट MCQ सॉल्व करने के बाद का भी एक रोल होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हमें समझना है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपको पता होगा मैं रिसेंटली दिल्ली गया था, तो कुछ स्टूडेंट्स से मैं मिला। हाँ ठीक है, यहाँ मैं बोल देता हूँ कि सॉरी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैं नहीं मिल पाया था क्योंकि थोड़ा सा लिमिटेड टाइम था मेरे पास। बट क्या है कि अब जैसे दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस जो हैं वो टेस्ट सीरीज़ ये सब बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं, स्पेसिफिकली जैसे NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज़ ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल एक जियो का टेस्ट मान लेते हैं, तो 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट है,
तो 100 क्वेश्चंस में लेट से 60 करेक्ट हो गए, 40 इनकरेक्ट हो गए। तो वो करेंगे क्या कि 40 इनकरेक्ट जो आंसर्स हुए उनके आंसर्स को देख लेंगे कि इसका ए बी सी जो भी था, और उसके जो एक्सप्लेनेशन उसे पढ़ लेंगे, दैट्स इट, वो टेस्ट हो गया। बट क्या ये राइट अप्रोच है? द आंसर इज़ नो, अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है तो। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसी भी टेस्ट की, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 9th की एक टेस्ट है, ठीक है, 9th की बुक के 100 क्वेश्चंस की टेस्ट है, तो सबसे पहले तो ये टेस्ट आपको आपके वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। स्पेसिफिकली कौन से चैप्टर के कौन सी एरिया आपकी वीक है उन्हें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो सबसे पहले तो कोई भी आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी वीक एरियाज कहाँ हैं, ये 40 में से कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं, किन किन पार्ट से गलत हुए हैं। तो यहाँ पर आपको वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि तभी आप उस एरिया को फिक्स कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल नेचर के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या फिर फैक्चुअल। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल गलत हो रहे हैं कॉन्सेप्चुअल, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी अनुसार से आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है या फैक्चुअल। ठीक है, तो ये दो कामों को करने हैं, यानी कि आपको आपके वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है और ये देखना है कि कॉन्सेप्चुअल या फैक्चुअल क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो। इसके अलावा फिर आपको करना ये है सेकंड थिंग कि सबसे पहले अगर आप क्वेश्चंस को देखते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चंस गलत हो गए, जैसे अब यहाँ पे भी है, जैसे 60 क्वेश्चंस है, तो 60 में से मैं मानता हूँ कि 40 आपको आते होंगे, 20 तो ऐसे ही होंगे जो गलत ही होने वाले थे, या आपने थोड़ा बहुत एलिमिनेट कर लिया था या कुछ ऐसा, या इसमें से कुछ तुक्के से सही हो गए थे, आप इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको ये देखना है कि जो भी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाए तो क्या उसमें कुछ लॉजिक लग सकती थी, क्या हम कुछ चीज़ को एलिमिनेट कर सकते थे। यानी आपको वर्क इस पार्ट पे भी करना है कि किस तरह से हम उस क्वेश्चन को, देखिए मान लेते हैं इस पे, मान लेते हैं पार्शियल नॉलेज है आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें फुल नॉलेज है वो तो आप करेंगे, हाँ सिली मिस्टेक हो रही है तो उस पर तो आपको काम करना ही होगा, सिली मिस्टेक को मैं भी हटा देता हूँ। मान लेते हैं किसी क्वेश्चन से रिलेटेड पार्शियल नॉलेज है और किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं है, दोनों ही केस में आप कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए कि हाँ उस क्वेश्चन को मैं ऐसा क्या किया जा सकता था जिसकी वजह से वो सही हो जाता। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जब आप ये काम करेंगे तो धीरे धीरे जो है एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन के बाद उस पर काम करेंगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आपको वीक एरियाज़ पे काम करना है। जब आपको वीक एरियाज़ पता चल जाते हैं तो उनको आपको रिवाइज अच्छे से करना है। और एक टेस्ट अगर मान लेते हैं जैसे ये है, तो इसे तो एटलीस्ट 2 बार तो देनी ही चाहिए, यानी मिनिमम आपको 2 बार देने की ज़रूरत है। इससे होगा क्या कि फॉर एग्जांपल आपने एक बार दिया, लेट से आपके इफेक्टिव मार्क्स 50% आ रहे हैं, तो आपको अब आंसर्स पता चल चुके हैं, तो आपको नेक्स्ट टाइम उसमें 90-95% मार्क्स आने चाहिए। तो उससे ये होगा कि उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट पूछे गए थे और उसके बेसिस पर जो वीक एरियाज़ आपने आइडेंटिफाई किए थे वो आपने फिक्स कर लिए, तो वो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करना है, यानी कि क्वेश्चंस की सिर्फ संख्या नहीं बढ़ानी, आपको कोशिश ये करनी है कि उनकी इफेक्टिव तरीके से हम यूटिलाइज भी कर पाएँ। वीक एरियाज़ पता होने चाहिए और क्वेश्चंस को किस तरह से लॉजिक या फिर एलिमिनेशन से सही किए जाते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। बाकी इंट्यूशन ये सब का तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे धीरे धीरे वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। यहीं पे मैं आपको बता दूं, जैसे इंट्यूशन वाला ज़्यादा वर्क करता है पीवाईक्यूज़ में। पीवाईक्यूज़ के भी दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। पहला तो ये है कि जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज़ आप सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा कि यूपीएससी में किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और कुछ किस तरह से ऑप्शंस आते हैं। या आपको नोइंगली और अननोइंगली आपने आइडेंटिफाई भी किया होगा अगर आप लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो, कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको आइडिया लग जाता है पीवाईक्यूज़ अगर हैं स्पेसिफिकली यूपीएससी के हैं तो, कि इसका आंसर यही होना चाहिए। जैसे अगर ऑप्शन में 1 2 4 दिख रहा है तो आपको लगेगा हाँ ये आंसर हो सकता है, 1 3 4 है तो ये आंसर हो सकता है। तो वो इसे इंट्यूशन कहते हैं। बेसिकली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पता चल जाता है। सेकेंड पीवाईक्यू से बेनिफिट ये मिलती है कि बहुत सारे हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं उनको आपको अच्छे से करना चाहिए। हर साल क्वेश्चन ओशन करंट सॉइल वेजिटेशन ये सब से आ रहे हैं तो आपको पता चल जाता है, तो आपको उन पर वर्क करने की ज़रूरत है क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पीवाईक्यू से जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपको पता चल रहे हैं उन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और जो आप रिवीजन भी करते हैं वो भी एमसीक्यू की मदद से आप करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रिवीजन होगी। बिकॉज सिंपल सा है कि लेट से जैसे ज्योग्राफी है, मान लेते हैं ज्योग्राफी को क्लियर करने के लिए 100% नॉलेज की ज़रूरत है। ये 100% ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं, 100% वो नॉलेज जो ज्योग्राफी के लिए ज़रूरत होगी। ठीक है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें से लेट से आपको 60% पहले से आता है। ठीक है, अब क्या होगा कि आप बार बार इसे रिवाइज करेंगे तो ये 60% तो कंसोलिडेट होगा और लेट से और आपने 10% कर लिया, यानी 70% तक आप रीच कर गए, लेकिन ये 30% हमेशा अनटच रह जाएगा।
लेकिन अगर आप टेस्ट देते हैं तो क्वेश्चंस तो यहाँ से भी होंगे जो 40% एरिया थे, तो आप इस पे ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये जो वीक एरियाज़ हैं वो आपके लगातार फिक्स होंगे, बिकॉज मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जैसे छोटी छोटी चीज़ें, फॉर एग्जांपल हॉर्न, जैसे लैंडफॉर्म वाले में देखा होगा एरिड्स, ये किसके हैं, ग्लेशियल है या कैसा है। तो इसमें आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये ग्लेशियल में डिपोजिशनल होता है या फिर इरोजनल होता है, ठीक है। फिर एक ड्रमनिल होता है, तो ड्रमनिल क्या है, डिपोजिशनल है। तो उस तरह से आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई होंगी, जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे और वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपको दिखेगा कि हाँ ये एरिया तो एनसीईआरटी में दिया हुआ था, फिर भी ये मिस हो रहा था बार बार रिवाइज करने से। क्योंकि बार बार एक ही चीज़ रिवाइज करने से क्या होता है, वो मोनोटोनस हो जाता है। क्वेश्चंस आप लगाते हैं तो वीक एरियाज पता चल जाते हैं, तो उस बेसिस पे आप कर सकते हैं। एक तो ये हो गई। इसके बाद आपको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज भी करना होगा, यानी एफर्ट्स को प्रायोरिटाइज करने की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्रूशल टाइम है जहाँ पर आपको एफर्ट्स प्रायोरिटाइज करने होंगे। यानी कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है, साइंस पे, ज्योग्राफी पे, इस तरह से। यानी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखना होगा कि कहाँ पर कितने एफर्ट्स लगाने पे कितने आउटपुट मिल रही है। अब फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री में अगर लगाएंगे तो उतना नहीं मिलेगा। अब जैसे इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम हो गई या फिर मॉनेटरी पॉलिसी हो गई या इन्फ्लेशन हो गई। तो यहाँ पर अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हैं थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ डिमांड, ये सब, तो वहाँ पर अगर एफर्ट्स लगा रहे हैं तो वहाँ पर इनपुट अगर आप दे रहे हैं तो आउटपुट भी मिलेंगी। लेकिन आप ओवरऑल अगर आप स्टार्ट कर देते हैं मुरनाल सर इन सभी के नोट्स पढ़ना 1000+ पेजेस की, तो वो इफेक्टिव नहीं है। तो उस तरह से आपको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज भी करना होगा। अब जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस बेसिक आते हैं, वन लाइनर आते हैं, तो वहाँ पर मतलब स्पेसिफिकली जितने आते हैं तो वो आपकी एक्यूरेसी वहाँ ज़्यादा अच्छी होगी, तो वो भी आपको करना होगा। यानी कि आपको सिंपल सा है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, PYQs जितने भी हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, और हमने जो भी पढ़ रहे हैं उसको प्रायोरिटाइज करना है, यानी कि कौन कौन से आपको कब कब करने हैं, ठीक है, और किस पे कितना फोकस करना है, इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको बता दिया कि ये सारी चीज़ें आप जब करते हैं तो धीरे धीरे आपको दिखेगा कुछ टाइम बाद आपके मार्क्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।